नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेता बुलबुल मिस्त्री जी। आइए उनसे जानते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहते हुए उन्होंने क्या कुछ बेहतर काम किए हैं, क्या कुछ उनकी उपलब्धि है, आखिर राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली और कैसे इस राजनीति में आगे बढ़ने की वो सोच रखती हैं। बुलबुल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बुलबुल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहते हुए क्या कुछ आपने बेहतर काम किया जिसको आप उपलब्धि के तौर पर देखती हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे बहुत सारे ऐसे जगह पे मौका मिला है कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। सबसे पहले जैसे 2015 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और मैं जब प्रधान बनी थी वहाँ के पंचायती राज जीत के, तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य था कि मैं गांव पे देखी कि वहाँ पे जो है शौचालय नहीं है। तो मेरे गांव में जितने परिवार में शौचालय नहीं था, करीबन 700 का ऊपर वो एक नंबर था, तो 700 परिवार को जो है सबसे पहले शौचालय दिलाया है। और उसके अंतर्गत मुझे जो है पहला 25 साल बाद मेरा गांव को पहला स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मुझे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा मुझे सम्मानित भी किया गया था। साथ ही साथ मैंने देखा है कि जो गांव की माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग माता है, वो लकड़ी से जो है खाना बनाती है, उसमें कई आँख प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को जो है कैंसर के मतलब हो जाता है। आजकल आपने देखा है कैंसर बहुत ही कॉमन हो रहा है महिलाओं को। तो मैंने टारगेट किया था कि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, माननीय हमारी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनकी जो स्कीम है उजाला स्कीम, वो भी मैंने घर घर तक पहुँचाया। करीबन 400 का ऊपर परिवार को जो है हमने उजाला का स्कीम का लाभ दिया है। और आज बहुत ही अच्छा लगता है गाँव में घूमने से कि आज कोई भी माताएँ जो है चूल्हा चक्की नहीं करते हैं, गैस पे सुंदर से खाना बनाते हैं और कैंसर फ्री कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है बुलबुल जी, जिसकी बात आपने कही कि उज्ज्वला योजना का जिक्र आपने किया, कैसे लोगों तक पहुंचे गैस, इसकी भी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से कहीं या फिर तमाम और राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देखिए, उज्ज्वला योजना के जरिए आप गैस सिलेंडर तो दे सकते हैं, लेकिन जब वो रिफिल करवाते हैं तो वो महंगाई लोगों को मार डालती है। देखिए, ये अभी जैसे क्या बोलना है, ऑपोजिट पार्टी का काम ही है बोलते रहना है। पर देखिए, हमेशा से आज तक कोई पार्टी ऐसा कर नहीं पाया जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे बूढ़ी माँ का गांव में जो बैठ के चूल्हा चौकी चलाती है उसके बारे में नहीं सोचा है। पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने घर पे बैठे माँ का भी सोचा है। और आपने बोला रिफ़िल की बात, तो रिफ़िल के लिए सब्सिडी दिया जाता है। तो आई थिंक वो कभी ना कभी हद तक बहुत ज़्यादा असरदार है और लोगों को मिल रहा है उसका लाभ। सही मायने में अगर आप गांव में जाके पूछेंगे जिस माँ अभी नया नया उनको उजाला का लाभ मिला है, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। लोग तो बोलते रहेंगे, लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वच्छता अभियान के भी, जिस बात का जिक्र आपने किया अभी थोड़ी देर पहले। स्वच्छता अभियान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना रहा है कि हर घर में शौचालय हो। आपने भी कहा कि देखिए, हम लोगों ने गांव-गांव में जाके शौचालय बनवाए हैं। ये एक बेहतरी की तरफ है, क्योंकि भारत बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। ये कोशिशें प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, आप जैसे नेताओं की तरफ से भी की जा रही है, जो कि एक कहीं ना कहीं प्रेरणा है लोगों के लिए, एक युवाओं के लिए प्रेरणा है। लेकिन क्या लगता है कि अभी तकरीबन 8 साल का वक्त हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सत्ता में बैठे हुए, भारत स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है क्या? आपको लगता है ऐसा, कि आपको लगता है कुछ खामियां कमियां रह गई हैं जिनको वक्त रहते दूर किया जाएगा? देखिए, कमियां तो आप जो काम करेंगे, जो रूलिंग पार्टी पे रहेंगे, कमियां तो ढूंढती रहेगी लोग। बट मुझे लगता है डेफिनेटली भारत में चेंज आया है। आज जो नया भारत है, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं प्रधान थी तो मैंने देखा है कि एक गर्भवती माता का पास वो जंगल में जाना पड़ता है या नदियों में जाना पड़ता है। आज उनके घर में जाके पूछिए, केवल मात्र 12,000 का अनुदान है, वो भी कोई मतलब आपका लोन नहीं है। ये अनुदान के माध्यम से जो दिया गया है, उसमें 12,000 में उन्होंने पूरा टॉयलेट बना के रेडी करके अपना ही घर में, हम लोग अगर भारतवर्ष में हैं तो भारतवर्ष में हम लोग महिलाओं की स्वाभिमान की बात करते, सम्मान की बात करते। पर जैसे आप राजस्थान चले जाए, कोई भी जगह चले जाए, मतलब वहाँ पे घूंघट में हम लोग रहते हैं। बिहार साइड चले जाए, घूंघट में लड़कियाँ थी, औरत लोग घूंघट में रहते हैं, महिला। पर टॉयलेट के जाने के टाइम उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बट प्रधानमंत्री जी ने पहला सोचा, भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने मतलब किया है, उन्होंने शौचालय घर घर में पहुँचा के जो सही मायने में उन्होंने जो सम्मान औरत को मिलना चाहिए वो उन्होंने दिलाया है। सम्मान
मिलना चाहिए और वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन आपने महिलाओं की बात की, बेटियों की बात की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। अब उससे मुझे एक बात और याद आ गई है बुलबुल जी, अगर मैं उसका भी जिक्र करूं, क्योंकि एक खबर अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, उसमें सरकार ने जो योजना है उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि प्रचार के लिए तकरीबन 80 से ज़्यादा प्रतिशत जो पैसा है वो खर्च कर दिया। क्या नहीं लगता कि देखिए, बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने की बात की जाती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन जब वहां पर फंड की बात की जाती है तो वो प्रचार में खर्च हो जाता है। जिस बात का जिक्र तमाम नेता करते हैं, विपक्षी पार्टियां करती हैं, कहती है तो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। इस विषय में मैं बोलना चाहूँगी, देखिए अगर आप प्रचार की बात करेंगे तो हाँ डेफिनेटली प्रचार तो कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत है। अगर आप गांव लेवल में, मेट्रो सिटीज़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे औरतें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो औरतें या बच्चे यहाँ पे जो भी है उनको पहले से वो एडवांस है, एजुकेटेड है। पर गाँव में अब चले जाओगे तो महिलाओं के बीच में कहीं ना कहीं वो एजुकेशन के थोड़ा कमियाँ दिखती है। बिल्कुल, वो प्रचार से ही दूर हो सकता है। वो प्रचार से ही दूर हो सकते हैं। अगर आप अवेयरनेस नहीं करेंगे तो फिर वो माँ तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी। तो मुझे लगता है ये जो है एलिगेशन फिर से जो प्रचार पे खर्चा हो रहा है, नहीं, वो खर्चा प्रचार पे नहीं हो रहा, सही मायने में उस बेटी को मदद पहुंचाने के लिए वो प्रचार हो रहा है। आप एक बहुत खूबसूरत जगह से ताल्लुक़ रखती हैं बुलबुल जी, अंडमान एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत छोटी जगह है, लेकिन क्या वहाँ पर युवाओं की सोच है? आप जैसे जो नेता हैं, एक उभरते हुए नेता, वो एक प्रेरणा है उन युवाओं के लिए जो कि राजनीति में अपना करियर ढूंढते हैं या फिर देश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जगह के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? और राजनीति में आप कहाँ तक क्या सोच रखती हैं? कैसे आप आगे बढ़ेंगी? कैसे लोगों की सेवा करेंगी? देखिए, मैं अभी फ़िलहाल जिस विषय पे काम कर रही हूँ वो है हमारे अंडमान की यूथ का एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सोर्स नहीं है हमारे एम्प्लॉयमेंट का। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, नहीं तो टूरिज़्म, नहीं तो फिशरीज़। तो अभी जो है मैंने अभी जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं अंडमान निकोबार से, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, अभी हाल ही में कल मैं माननीय हमारे MOS एजुकेशन जो हमारे हैं माननीय सुभाष सरकार जी से भी मिली थी दिल्ली पे, और मेरा एक ही मुद्दा था कि कॉलेज तो फिर भी अभी कहीं ना कहीं हद तक बन रहा है पर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पिछले काफ़ी सालों से जो है वहाँ पे नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है कोई भी डिपार्टमेंट में। करीबन 10,000 जगह अभी भी खाली है, जो अभी माननीय हमारे अमित शाह जी आए थे अंडमान, होम मिनिस्टर जी, तो तब हमने ये मुद्दा रखा था और उसी विषय पर मेरा अभी प्रयास चल रहा है कि कैसे वो खाली जगह जो गवर्नमेंट जॉब जो है उसको हम फिलअप करें। DIG सर से भी, जो DGP सर से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है अपना जो है उनको एक जो 2019 के बाद एक भी उनका पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो भी अगर हो जाए तो भी बहुत सारे बच्चे जो उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये है मेरा प्रयास। और मैं और भी एक विषय पे भी काम कर रही हूँ, जैसे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग, उनके लिए तो मैं काम करती ही हूँ। मैं गांव-गांव में जाके काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं बोली, मैं बहुत छोटी दूर दराज एक गांव की हूँ, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, सीतानगर मेरा गांव का नाम है। मैं एकदम अंडमान की लास्ट मतलब नॉर्थ मिडिल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा वहाँ पे कोई कॉलेज भी नहीं था, पर जब मैं पूर्व प्रधान थी मैंने वहाँ पे अपना जो हमारे संसद थे विष्णुपद राय जी, तो उनके द्वारा हमने जो वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक खुलाया है और वहाँ भी पॉलिटेक्निक से 2 बैच निकल भी चुके हैं, पर वही प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं कमी है। तो माननीय सुभाष सरकार जी ने मुझे बोला है कि वो बात करेंगे इस विषय पे CS जी से और आगे कुछ कराएंगे। और फिलहाल मैं और एक मुद्दे पे काम कर रही हूँ। हमारे वहाँ पे जैसे आपके झारखंड के हो गए, बिहार के हो गए, जो यूथ, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ BJYM का, तो मैं पूरे अंडमान का यूथ को अभी फ़िलहाल देख रही हूँ। यूथ की तरफ से एक डिमांड आया, जो छोटा नागपुरी है, जो बिहार से है या झारखंड से है, जो 40 साल से सेटल है, अभी उनका बीच में भी काफ़ी करीबन 20 to 25% अभी अंडमान के वो है, 80,000 तक होंगे। तो उनको उनका जो जैसे मेनलैंड में उनका जो ST SC का जो
फैसिलिटीज़ जो उनको मतलब बनाया के रखा गया है यहाँ पे, पर अंडमान में वो चीज़ नहीं है। तो उनका जो एक सर्वे अगर नेशनल कमीशन का एसटी का एससी का सर्वे होता है तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और उनको जो हक है वो मिलेगा। अगर ये चीज़ नहीं पॉसिबल है तो ओबीसी का भी, अदर बैकवर्ड कास्ट का भी अगर सर्वे हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मेरा दूसरा है अंडमान का यूथ की तरफ से, जैसे निकोबारीज है, तो निकोबारीज को गवर्नमेंट के द्वारा जो काउंसिल है उसको अप्रूवल दिया गया है, पर जो ग्रेट निकोबारीज है, अंडमानीज है, उनको अभी तक वो जगह नहीं मिला है। तो उससे क्या होता है, उनका ना कोई सोसाइटी बना है गवर्नमेंट का अप्रूवल, ना कोई काउंसिल बना है, ना कोई कमेटी बना है, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कोविड का टाइम देखा गया है, उन तक जो नीडी चीज़ है, बेसिक चीज़, वो भी नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे काम कर आपने कोविड की बात की है जी। कोविड के दौरान हमने देखा फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, और ये जो बीमारी आई, ये जो महामारी आई, कोई नहीं जानता था इसे कि इसका क्या नेचर है, कैसे ये लोगों को इफेक्ट करेगी या कितना वक्त लगेगा इसको जाने में, कैसे इसका प्रिकॉशन किया जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए। और हमने देखा कि देश में अस्पतालों में जगह नहीं थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना उस दौरान करना पड़ा। उस दौरान आपने अंडमान के लोगों की कैसे मदद की, क्या किया आपने उन लोगों के लिए? कोविड के दौरान एक्चुअली देखिए, कोविड के बारे में बोलते ही लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने परिवार के एक जन को खोया है कोविड में। बट देखिए, इमोशनल तो अपनी जगह, हम नेता हैं, हमें तो काम करना पड़ता है कि समाज सेवा के लिए हम लोग चुन के आते हैं। तब मैं प्रधान भी थी और अभी मैं BGOIM की भी मेंबर हूँ। कोविड के दौरान हमारे कोशिश रहा है कि हर उस परिवार को कुछ ना कुछ पहुंचाए जिनको, जो बहुत ही दूर दराज में, क्योंकि पूरा बैरिकेड हो गया था, दूर दराज में हम लोग सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पहुंचा नहीं पा रहा था। तो हम ही लोग जो है उनका मदद करना, जैसे औरत लोग के लिए, जो प्रेग्नेंट औरत है उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनका मेडिकेशन कराना, घर घर जाके मेडिकेशन बांटना। इवन अंडमान में मैं जिस गाँव से हूँ वहाँ पे वो टाइम वेजिटेशन का सीज़न होता है, तो लोगों का सब्जी ऐसे सड़ रहा था। तो हमने क्या किया था, हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते हैं, हम अपने गाड़ी में भर लेते थे। सुबह हमारे पास पास होता था, क्योंकि हमें वो पास मिला था, प्रधान थी बोल के, हम लेके जाके मार्केट लेके जाते थे और होलसेल में बेच के फिर उन्हीं को लाके शाम को पहुँचाते थे पैसा, ताकि उनका बेसिक चीज़ चले, या उन तक जो सामान पहुंचना है, खाने का सामान पहुंचना है, तो वो सब जो है उनको दिलाते थे। फिर कोविड में मैंने 280 परिवार को व्यक्तिगत रूप से 280 परिवार को मैंने राशन बांटा है। और मेरा जो युवा मोर्चा की टीम है वो पूरा एंटायर डिगलूपुर में खाना, जो ड्राइवर आते थे सामान लेके, जो बस ड्राइवर हो गया या ट्रक ड्राइवर, उन लोगों को खाना पहुंचाना, 3 टाइम का खाना देना। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जैसे जो डॉक्टर्स थे उनको भी प्रेरित करते रहना, उनको सम्मान करना, उनको चाहे फूलों के दौरा हो या उनको कुछ सामान पहुंचा दिया। हॉट क्या होता है ना, नॉर्मल हम लोग बहुत डर गए थे, फर्स्ट जो स्टेज था हम लोग बहुत डर गए थे, सबका बीच में एक डर आ गया था। बट हम लोग वो डर को पीछे छोड़ के फिर भी पेशेंट का, लोगों का बीच में जाके उनका साथ दिया है और जितना हो सके उनको मदद पहुंचाए हम लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे सिलेंडर। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैं खुद सिलेंडर ढोके भी घर तक पहुंचाई हूँ लोगों का, क्योंकि उन लोग आ नहीं सकते थे, सिलेंडर गाड़ी घुसता था नहीं था वो एरिया में, क्योंकि वो बैरिकेड लगा हुआ था। काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस भी आ गए थे, पर भगवान के आशीर्वाद से मेरा गांव में बहुत कम केसेस था और अच्छा से हो गया सब कुछ। जैसे आपका कोविड का पेशेंट पॉजिटिव होना अलग बात है, जब डेथ होती थी किसी का, तो वो जो एक भयानक दौर से लोग गुजरते थे, जिस लोग अजीब तरह से देखने लगते थे, उस घर में पॉजिटिव हो गया था, तो उस चीज़ से भी अवेयर करना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये देखो, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाना है, दवाई लेना है टाइम से। तो उस चीज़ का भी हमने काफ़ी प्रयास किया है और एक वो जो डर है उससे भी लोगों को बाहर निकाला है। बुलबुल जी, क्या युवाओं को, क्या महिलाओं को आप संदेश देना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या एक आखिरी संदेश उनके लिए? देखिए, मेरे तरफ से युवाओं को यही संदेश है कि जितना पॉकेट्स में घूमी हूँ, युवाओं से मिली हूँ, मुझे लगता है स्पेशली अंडमान की मैं बोलूँगी, वहाँ के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। जब 12 पास करता है कोई बच्चा, तो उनको पता ही नहीं है, बहुत पहले से ही फीडिंग किया जाता है कि भाई तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करे, क्योंकि युवाओं को ज़रूरत है आज भारत को। जैसे माननीय मोदी जी बोलते हैं, हमारे मतलब 54% देखा गया सर्वे में जो युवा है, तो युवा ज्वाइन करे, भारत को और चेंज की ज़रूरत है। आजकल का युवा ये नहीं कहता कि उसे कभी नेता बनना है,
क्यों क्यों? नहीं जी, देखिए उसका जीता तो एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने अपना स्टडीज़ जैसे कंप्लीट किया, मुझे हमेशा से पॉलिटिक्स अच्छा लगता था और समाज सेवा, बोलने से समाज सेवा मुझे करना था, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं अपना मतलब गांव में वापस गई थी तब मैंने देखा है कि लोगों का सच में बेसिक चीज़ उनके पास नहीं है। तो तभी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे समाज सेवा में आना है और मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो तब से लेके जो है मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके रखा है और मैसेज मेरा यही है युवाओं से कि अपना योगदान एक कदम भारत की ओर दे और चाहे पॉलिटिक्स मत ज्वाइन कीजिए अगर नहीं करना है तो, पर अपना देश के लिए तो अपना योगदान देना ही है, समाज सेवा वो करते रहें। और हमारी रविंद्रनाथ टैगोर जी, मतलब हमारे बहुत, मैं बंगाली हूँ, बहुत बड़े एक मतलब ने कविता लिखते हैं, वो कवि रह चुके हैं। तो उन्होंने, उनका एक लाइन है, बांग्ला में बोलूँगी कि जोदी तो डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। इसका अर्थात यही है कि युवाओं को मैं यही बोलूँगी, अगर कोई आपका आवाज़ में साथ नहीं देता है तो भी आपको अगर वो सही लगता है, क्योंकि मेरा भी ज़िंदगी का वही रूल रहा है, तो आप अकेला चलिए, आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि पूरा सोसाइटी आपका पीछे आए। और अपने माता पिता को सम्मान कीजिए, अपने कल्चर को सम्मान कीजिए, बाकी तो सब आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपका बुलबुल जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत बेहतर तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अमन के साथ नेहा दुबे।